नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और आम ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं का समाधान ढूँढते हुए आज एक बार फिर एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने आए हैं। बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते, बट पेरेंटिंग कभी भी आसान नहीं रही है। एक नवजात शिशु से लेकर के 10 साल तक के बच्चे पता नहीं किन-किन तरह की प्रॉब्लम्स को झेलते हैं। कभी ज़ुकाम हो गया, कभी सर्दी हो गई, कभी चेस्ट पेन हो गया और इन सब परेशानियों को देख कर के माँ-बाप का दिल फट जाता है। एक बच्चे की देखभाल में माँ-बाप के अलावा उसके आस-पास के एनवायरनमेंट का भी बड़ा रोल रहा है और इसके अलावा जो हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं उन बच्चों के लालन-पोषण में, उन्हें हम कहते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ। मेरा आज सौभाग्य है कि मैंने देश के जाने-माने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मन्नू शर्मा को आज अपने स्टूडियो में बुलाया ताकि हम बच्चों को होने वाली कुछ समस्याओं पे ज़िक्र कर सकें, बात कर सकें किन परिस्थितियों में, किन अवस्थाओं में हमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक माँ-बाप अपने बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ में देखकर ओवर पैनिक कर जाते हैं। बहुत सारी समस्याओं का बहुत सरल उपाय है और बहुत सारी समस्याओं को हम गलत ढंग से ट्रीट करते हैं क्योंकि हमें सही डायरेक्शन नहीं मिलता। आज इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, इसके लिए मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर मनु शर्मा का। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको मेरे को बुलाने के लिए। नहीं सर, हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि आपके साथ ये पॉडकास्ट करें। मुझे लगता है हम 3 महीने से कोशिश में हैं कि ये पॉडकास्ट हो जाए बट आज चलो फाइनली हमारा संयोग बैठ गया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर जब बच्चों की बात करते हैं तो मैं खुद भी एक फ़ादर हूँ और मैं देख रहा हूँ कबीर को बड़ा होते हुए और आप यकीन जानिए जब भी कबीर हँसता है, मैं आपको बहुत दुआएँ देता हूँ क्योंकि अरे! आपने कबीर को एक बहुत ही विकट स्थिति से निकाल के उसको आज इस लायक कर दिया कि वो खेल रहा है, भाग रहा है और मैं देख के उसको खुश हूँ। तो हम जैसे-जैसे मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं या जब-जब डरा हूँ, तो मैंने इस पॉडकास्ट को भी उसी हिसाब में ऑर्गनाइज़ करके रखा है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी, जो छोटा-सा बच्चा होता है। तो यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन्स हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने अक्सर सुना है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को निमोनिया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और विदिन अ डे स्पैन ऑफ 2 डेज़ उसको बहुत सारी वैक्सीनेशंस दी जाती हैं। वो कौन-कौन सी होती है? क्यों ज़रूरी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आई गेस सब पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं हुँ, कि ऐसा क्या होता है निमोनिया निमोनिया इतना हाइप क्यों है? हुँ, आज से कुछ साल पहले अगर हम बात करें तो अखबार में, न्यूज़ में निमोनिया वैक्सीन लगानी है, हुँ, कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन अबाउट द निमोकोकल वैक्सीन करके एक रेडियो पे ऐड भी चल रहा था। हुँ, तो बेसिकली अगर हम बच्चों की बीमारियों को ग्रेड करें पॉपुलेशन वाइज, हुँ, एरिया वाइज और उनकी एथनिसिटी जो जेनेटिक मेकअप है उसके वाइज, तो जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बीमारी की वजह से बच्चों की डेथ होती है, वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड कॉजेज इज निमोनिया। ऐसा नहीं है नवजात शिशु को निमोनिया होता है। निमोनिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज एंड लीडिंग कॉज फॉर डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। 5 साल से 5 छोटे साल से बच्चे। नीचे छोटे बच्चों जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जन्म पे उसको 3 वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है। सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन जो हुँ, कि बीसीजी की वैक्सीन हम अमूमन लेफ्ट शोल्डर में लगाते हैं। एक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, काले पीलिए की वैक्सीन और पोलियो के ड्रॉप्स। इसके बाद जो प्राइमरी सीरीज वैक्सीन होती है वो हमारी 6 बीमारियों को कैटर करती है। प्राइमरी सीरीज से मेरा मतलब है 1.5 महीने का बच्चा या 6 हफ्ते का बच्चा, 2.5 महीने का और 3.5 महीने का। कुछ कंट्रीज में इसको 2 महीने, 4 महीने और 6 महीनों में भी लगाया जाता है। ये 6 बीमारियां हमारी डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी, एच इन्फ्लुएंजा बी, पोलियो, रोटावायरल डायरिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली निमोनिया। हुँ, इन 6 बीमारियों को कवर करती हैं। अब 2 तरीके के वैक्सीनेशन शेड्यूल होते हैं। एक तो मैंडेट वैक्सीन शेड्यूल होता है, जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स डिफाइन करती है कि हमारे बच्चों को लगना ही लगना है। एक ईपीआई शेड्यूल होता है, जो कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में गवर्नमेंट संस्थाओं द्वारा सबको निशुल्क लगाया प्रोवाइड कराया जाता है। जाता है। वो इसलिए कराया जाता है क्योंकि वो बीमारियां तो वर्स्ट किलर्स हैं। अगर वो नहीं लगा तो अगर बच्चे को बीमारी होगी तो बहुत लीथल होगी और बहुत केसेस में अगर वैक्सीन लगी हुई है तो बीमारी ना हो ऐसे भी बहुत हाई चांस है। सो ये प्राइमरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। चाहे हम सरकारी डिस्पेंसरी से वैक्सीन कराएं चाहे हम प्राइवेट में कराएं, ये प्राइमरी सीरीज मोर और लेस सिमिलर हैं। हुँ, जो प्राइवेट में होती हैं उनमें कॉस्मेटिक डिफरेंस है कि फीवर आया किसी में फीवर नहीं आया,
बट मोर और लेस एंटीजेनिक रिस्पॉन्स जो है वो प्राइमरी सीरीज में मीट करता है। सिर्फ एक चीज है कि प्राइवेट जो आईएपी कहता है मैंडेट वैक्सीन, वो सेकेंड डोज निमोनिया कहता है कि लगना है। गवर्नमेंट शेड्यूल में वो 9 मंथ्स पे लगाते हैं एज अ बूस्टर, बट डोजेस पूरी कर देते हैं। तो आईएपी क्या होता है सर? आईएपी स्टैंड्स फॉर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। ये पीडियाट्रिशियंस की ऑल ओवर इंडिया एक बॉडी है जो कि कंसेंसस गाइडलाइंस निकालती है सारी बीमारियों पर, वैक्सीनेशन पर, और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बनाती है ट्रीटमेंट के। मतलब कोई भी शिशु रोग विशेषज्ञ होगा वो आईएपी से एनरोल्ड होगा। और जो मैंडेटरी वैक्सीन्स हैं वो सरकार हमें मुफ्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देती है। सरकार हमें मैंडेटरी वैक्सीन्स का एक मेजर हिस्सा मुफ्त देती है। उनमें से कुछ जरूरी वैक्सीन है जो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि हमें जरूर लगानी चाहिए। जैसे कि एक फ्लू का वैक्सीन, ये देखा गया अमूमन हर बच्चा सर्दी खांसी जुकाम के साथ आता है हमारे पास। तो अगर वो फ्लू का वैक्सीन लगा हुआ है तो हमारे बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाती है। खत्म नहीं होती लेकिन कम हो जाती है, और बीमारी जो होती है वो सिवियर नहीं होती। सेकेंड इज टाइफाइड का वैक्सीन। बाहर सब लोग खाना खाते हैं, यूजुअली वाटरबॉर्न रहता है। टाइफाइड ऐसा भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि सर हमने तो टाइफाइड की वैक्सीन लगाई थी हमारे बच्चे को, फिर टाइफाइड हो गया। सो टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो टाइफाइड का ऑर्गेनिज्म है उसका लोड कितना हमारी बॉडी में एंटर किया है उस पर डिपेंड करता है। अब इसका एक बड़ा लाइट सा एग्जांपल मैं पेरेंट्स को देता हूँ कि हम गोलगप्पे खाने जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, चाहे यहाँ पे जो मर्जी बोले सब खाते हैं। तो गोलगप्पे का जिसने एक गोलगप्पा खाया अगर वो पानी इन्फेक्टेड है, हो सकता है उसे टाइफाइड ना हो। जिसने 2 खाए हो सकता है उसे हो जाए, और वैक्सीनेटेड वाले ने अगर 6 खा लिए तो उसे हो जाए। बट फॉर अ वैक्सीनेटेड किड टाइफाइड विल बी मच लेस सिवियर देन अ नॉन वैक्सीनेटेड किड। तीसरा वैक्सीन जो लगाना चाहिए दैट इज हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। बहुत सारे हम लोग कहते हैं कि पीलिया हो गया बच्चे को, पीलिया हो गया। सो मोस्ट ऑफ द वायरसेस which lead to hepatitis are A and E. So ये वाले हमारे में A को पूरी तरह कवर करता है। फिर उसके बाद 1 साल के बाद की अगर हम बात करें, जो सरकारी डिस्पेंसरी में नहीं लगता, दैट इज चिकन पॉक्स। सो चिकन पॉक्स में ये है कि अगर तो आपको एक बार चिकन पॉक्स हो गया छोटी आयु में तो वो आपको लाइफ टाइम इम्यूनिटी देता है। कुछ कंट्रीज में चिकन पॉक्स पार्टीज रखी जाती हैं जहां पे बच्चों को एक्सपोज कर दिया जाता है। दैट इज वन वे ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी। सेकेंड वेज, अगर हमने एडिक्वेटली डोजेस लगाई हैं चिकन पॉक्स की तो वो होगा ही नहीं। और एक लास्ट वैक्सीन जो मैं एटलीस्ट उन पेरेंट्स को एडवोकेट करता हूं जो अफोर्डेबल हैं, वो है ब्रेन फीवर की वैक्सीन, दैट इज मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की वैक्सीन। सो इसमें 2 शेड्यूल्स लगते हैं, या तो हम 9 महीने और 15 महीने पे 2 डोजेस लगाएं, या हम 2 साल पे 1 डोज लगाएं। बट जो पेरेंट्स अपने बच्चे को ये प्रोटेक्शन दे सकते हैं उन्हें जरूर देनी चाहिए। बट हाँ, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन तो सभी को एडवोकेट की जाती है कि एटलीस्ट ये वैक्सीन तो हम बाहर से जरूर लगाएं। जितनी वैक्सीन के आपने नाम लिए, मैं आप और हमारे जैसे बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, शहर में उपलब्ध है, गाँवों में जहाँ दूर, हम सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहे, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ ऐसे ऐसे गांव हैं जो अभी हम उनको पूर्णतः डेवलप नहीं मान सकते, लेकिन बच्चे तो वहां भी होते हैं, तो उनको ये सारी वैक्सीन्स उपलब्ध होती हैं, चाहे पेड या नॉन पेड। एक गरीब आदमी चाहे तो वो क्या करे, फिर उसको शहर ही आना पड़ेगा। वैक्सीनेशन एक बड़ी ब्यूटीफुल सी चीज है। वैक्सीनेशन दवाइयों की तरह नहीं है कि एक कंपनी बनाएगी, दूसरी कंपनी बनाएगी, तीसरी कंपनी बनाएगी। वैक्सीनेशन के लिए जो लाइसेंसिंग प्रोसेस होता है वो बहुत टीडियस है। सो जो वैक्सीन की कंपनी फॉर्मुलेशन हमें यहाँ मिल रही है, वही वैक्सीनेशन की कंपनी फॉर्मुलेशन हमें इंटीरियर्स ऑफ गांव में भी मिलेगी, बशर्ते वहां के लोग वहां प्रोवाइड कराने को तैयार हों। और एक गांव के बच्चे और शहर के बच्चे में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत जो एक रोल है वो प्ले करते हैं। अब अगर हम शहर में रहते हैं तो आजकल सब लोग AQI के बारे में बात कर रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जी बिल्कुल। तो जगह जगह बैनर्स लगे हैं, बोर्ड्स लगे हैं, चंडीगढ़ में भी फॉल कर गया, गेन हो गया, ये हो गया। तो अगर हम यदि 2020 में चलें, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब सारा देश एक लॉकडाउन में बंद था, काफी इम्प्रूव हो गया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत इम्प्रूव हो गया था, नेचुरल बर्ड्स आने लग गए थे। अब हमारे यहाँ पे जाने अनजाने हम बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को गर्म कर रहे हैं। यदि हम अपने बचपन में भी चलें तो भी कितना AC लगाना पड़ता था, नहीं था हमारे गर्मियों में, नहीं था, बिल्कुल है ना। अब आजकल हम आज इस डेट पे बैठ के जब हम रेनी सीजन में हैं
तब भी यहाँ पे गर्मी कितनी है बिल्कुल ना। एक ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई एक शहर बनता है, वो बनता है सपोज करो 10,000 लोगों के लिए, लेकिन वहां पे सुविधाएं अच्छी होने की वजह से पहले लाख 15,000 लोग जाते आ हैं। जाते हैं, 20,000 लोग आ जाते हैं। बेसिकली अब ये जैसे कमरे में हम 2 लोग बैठे हैं, यदि यहाँ 4 लोग बैठेंगे तो 4 लोग सांस लेंगे, 6 लोग बैठेंगे 6 लोग सांस लेंगे। गाँव में रिलेटिवली ये चीजें बहुत कम बढ़िया है। है। गाँव में मोस्टली लोगों के खेत हैं। जो ऑर्गेनिक कंसेप्ट हम शहर में लेके आ रहे हैं, गाँव में वो वो पहले ऑलरेडी से ही है। ऑर्गेनिक है। हम लोग सिर्फ देख के कहते हैं ये पीला लग रहा है, एचबी कम है। असल वंडर आयरन स्टोर्स का है। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है तो एचबी तो बन ही जाएगा। हमारे विटामिन डी लेवल्स क्या है, हमारे विटामिन बी 12 लेवल्स क्या है। शुरू शुरू में जब हम लोग आए थे इंडियन सिनेरियो में, हम लोग ने इंडिया में बहुत सारी ने पढ़ाई भी करी और वो भी देखा विटामिन डी हर बंदे का कम था। तो हम बहुत सारे, मैं भी और बहुत सारे मेरे सहयोगी डॉक्टर्स कहते थे तो सबका कम रहता है। फिर जब कोविड का वेव आया तब एक्चुअली हमारे सेंटर ने भी और काफी सेंटर्स ने रिसर्च किया जिनका विटामिन डी क्रिटिकली लो है, दैट वाज द पॉपुलेशन जो कि जल्दी एडमिट इफेक्ट हुई, हो रहे। जल्दी इफेक्ट हुई। टू माय एस्टोनिश, जो चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में प्राइवेट में हम लोगों ने कोविड वाले बच्चे लिए, बहुत कम यूनिट्स ने लिए, हम लोगों ने लिए। तो जो हमारे पास बच्चे एडमिट हुए, कुछ 1800 के आसपास पूरे 1.5-2 साल में बच्चे एडमिट हुए थे विद कोविड एंड अदर सिम्टम्स। मैक्स हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैक्स हॉस्पिटल की। तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग पीडियाट्रिक आईसीयू देखते हैं और नियोनेटल आईसीयू देखते हैं। पीडियाट्रिक आईसीयू देखने की वजह से एक ये था कि हमने जो भी बच्चा आए हमने उसको इलाज देना है। तो पहले जब कोविड आया तब ये था कि हमने कोविड वाले बच्चे नहीं लेने, ऐसा प्रशासन की तरफ से था। अब हम निक्कू देखते हैं तो हमारे पास जो छोटे प्रीटर्म बच्चे होते हैं वो बहुत लंबे समय तक हमारे पास रह के जाते हैं। तो सपोज करो एक जानवर हमारे पास रहता है, हमें तो उससे प्यार हो जाता है। तो हमारे पास कोई 7 महीने का बच्चा रह के गया हो तो 2-2.5 महीने रह के जाता है, तो वो एक फैमिली की तरह बन जाता है। तो हमारा ऐसा ही एक बच्चा बीमार होके आया था डायरिया के साथ, मतलब उसको ड्रिप की जरूरत थी, सिवियर डिहाइड्रेशन। उस टाइम का प्रोटोकॉल था कि हर बच्चे को, जो भी हर पेशेंट आता था इमरजेंसी में, उसको कोविड के लिए टेस्ट करते थे कि अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो ठीक है। तो वो आया पॉजिटिव। अब कोविड पॉजिटिव? बिल्कुल। और अगर हम उसको ड्रिप ना लगाते या हम उसको हाइड्रेट ना करते तो एक हाई चांस था कि वो डायरिया की वजह से अपनी जान भी खो सकता था। उसकी मम्मी का फोन आया रोते रोते कि सर ये तो कोई भी नहीं ले रहा। तो हमारे सारे यूनिट ने, ऐसा नहीं कि मैंने, जो हमारे स्टाफ नर्सेज हैं, जीडीए है, क्योंकि वो वहां रह के गया है, सारे तो जानते हैं 2.5 महीने पहले। उन्होंने बोला कि सर हम इसको तो मैनेज कर लेंगे, बाकी देखते हैं। फिर प्रशासन कहता कि अगर आप एक कर रहे हो तो सभी कर लो। तो इस तरह से शुरू हुआ था। बट हमने उनमें एक पैटर्न नोट किया, सबके विटामिन डी लेवल्स क्रिटिकली लो थे। कोविड तो सबको ही हो रहा था, लेकिन जिनके विटामिन डी लेवल्स हाई थे, बी 12 लेवल्स हाई थे, बच्चों के वो इतना बीमार नहीं पड़ रहे थे, वो नॉर्मली निकल रहे थे। सो ये एक फैक्टर है। सेकंड, हम सनलाइट को कितना एक्सपोज होते हैं। अब गांव में कोई वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चे नहीं होते। गांव वाले बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में बहुत विश्वास रखते हैं। आज भी अगर हम कभी गांव की तरफ गाड़ी मोड़ें तो हम देखेंगे बच्चों के झुंड झुंड बाहर क्रिकेट खेल रहे होंगे। मिट्टी भी खा जाते हैं, मिट्टी भी खा जाते हैं। हमारे यहाँ पे बच्चे को खिलाने का मतलब है उसको अकेडमी में डालेंगे, प्रोफेशनली ट्रेन करेंगे। सो वो हमारा वो एक्सपोजर हो ही नहीं पाता। सो मेरे हिसाब से इम्यूनिटी बनाने में इन सब चीजों का बहुत बड़ा रोल है। जितना हम शहर में वैक्सीन को लेके कंसर्न्ड हैं, गांव के बच्चे को कंपैरेटिवली कम वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा हो सकता है ड्यू टू उसकी नरिशमेंट या जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो है, क्योंकि उसको नेचुरली मिल रहा है। अगर इसको बेटर वे में हम ले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी हमारी 4 चीजों पर टिकी है। सबसे पहला हमारा न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हमने बात करी। सेकंड हमारा बॉडी मेकअप। थर्ड वैक्सीनेशंस जो हमने करी हैं। और लास्ट स्लीप। गांव में बच्चा कितना सो रहा है, भगवान ने जो स्लीप साइकिल बनाया है हम लोग उससे डेविएट करते हैं। बिल्कुल। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि टाइम बाउंड रिलीज होते हैं। जैसे सुबह उठने के लिए है, रात सोने के लिए है। आज भी अगर हम कभी माउंटेन्स में जाते हैं, हम सब लोग जाते हैं, जब घूमने जाते हैं तो वहां देखते हैं कि 10 बजे सब बंद हो जाता है और सुबह 8 बजे भी बंद हो जाता है। और हाँ, कुछ इंटीरियर में जाओ तो 8 बजे मैंने 7 बजे भी सब कुछ बंद होते देखा है। तो यहाँ पे हमारे बच्चे शाम को अकेडमी से वापस 8 बजे आते हैं, फिर उनका होमवर्क शुरू होता है। तो ये शेड्यूल भी ऐसा हो गया है, हमारा खुद का शेड्यूल ही ऐसा है, हम भी कहाँ रात में इतनी जल्दी सो पाते हैं। अच्छा सर,
जब बच्चा पैदा होता है तो मैंने हमेशा देखा है वेट एक बड़ा कंसर्न है। पहले तो ये बताइए कि एक हेल्दी वेट किसको काउंट करते हैं और कम वेट वाला बच्चा क्यों पैदा होता है? किस वेट तक हम कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं ये ठीक है, मतलब हेल्दी नहीं है लेकिन ठीक है, और कब घबराना चाहिए? और ऐसा कोई आप मुझे पता है क्योंकि आपके आर्टिकल्स भी पढ़ते रहते हैं, आपको सुश्रुत अवार्ड भी मिला हुआ है, भारत का सर्वोच्च अवार्ड है मेडिसिन के अंदर में। तो आप मुझे पता है कि आपने 450 ग्राम के बच्चे को जिंदगी दी है। वो केस मुझे बताइए और पहले ये वेट वाला मसला बताइए। जी, जो इंडियन सिनेरियो है, अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें, जो हमारा सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है डिफाइन करता है, एक 2.5 किलो का बच्चा जो पैदा होता है उसको हम एजीए बोलते हैं। एजीए का मतलब होता है अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। अब ठीक। दो चीजें हमें बड़े क्लियरली समझनी है। सबसे पहला वेट, सेकंड जेस्टेशन, उम्र। सो एक बच्चा जो 37 हफ्ते से 42 वीक्स के बीच में होता है, हम उसको टर्म बेबी कहते हैं। ठीक है। और 2.5 किलो से ऊपर बच्चे को हम नॉर्मल वेट बेबी कहते हैं, 2.5 किलो से नीचे बच्चे को हम लो बर्थ वेट कहते हैं। सो अगर बच्चे ने अपना टाइम पूरा कर लिया तो मैच्योरिटी आ गई। टाइम मतलब 37 वीक्स, और ये महीनों ये में गर्भ कितना के बना? अंदर पूरा करना है। अच्छा, 37 वीक्स पे विद इन द डिलीवर वूम, विद इन द वूम, अंदर सो पेट के हाँ, पेट अंदर। के अंदर। तो जब भी कोई मदर कंसीव करती है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, उस पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। 37 वीक कितने महीने हुए सर? 9 अप्रोक्सीमेट महीने 8 दिन के आसपास। 9 महीने 8 दिन। ठीक। सो जब भी कोई मदर गुड न्यूज ब्रेक करती है, क्या दैट वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, एट दैट वेरी मोमेंट हर न्यूट्रिशनल स्टेटस डिटरमिन्स द आउटकम ऑफ बेबी आफ्टर 9 मंथ्स। सो इसमें बड़ा ब्यूटीफुली किसी ने कहा है, अ लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ लाइफ। जी है बिल्कुल। ना? सो मम्मी से उसको सारा न्यूट्रिशन मिलना है, उसकी सारी बॉडी का विकास वही होना है। सो मम्मी का एचबी कितना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी एचबी क्या होता है सर? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इसलिए जब मम्मी एंटीनेटल विजिट्स पे जाती है तब उसके हीमोग्लोबिन के बारे में अक्सर बात होती है। सो व्हाट इज द हाईएस्ट हीमोग्लोबिन रिकॉर्डेड, व्हाट इज द लोएस्ट हीमोग्लोबिन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। वो मदर फिजिकली कितनी फिट है, जिसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के लेवल्स की बात करते हैं, उसको थकावट तो नहीं होती है, उसका वेट कितना अप्रोप्रिएट है। सो एक टर्म बच्चा अलग तरह बिहेव करेगा और एक प्री टर्म बच्चा अलग तरह बिहेव करेगा। टर्म बच्चा मतलब जिसने 9 महीने अप्रोक्सीमेटली 9 महीने पेट के अंदर काट लिए, वो एक टर्म बच्चा है। अब इसमें डेफिनेशन आती है लेट प्री टर्म, अर्ली प्री टर्म। अब लेट प्री टर्म, अर्ली प्री टर्म, जो नियरिंग 9 महीना है वो लेट प्री टर्म हो जाता है, जो पहले हुआ वो अर्ली प्री टर्म हो जाता है, इस तरह से। अब वेट का बड़ा अच्छा जो कंसेंसस, कितने महीने तक, कितने दिन तक सर हम पोस्ट अलाउड समझते हैं? जैसे 9 महीने 8 दिन तो आपने बोला कि एक हेल्दी एज है। इसमें वीक्स में ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि जो भी अल्ट्रासाउंड होते हैं वो वीक एज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डे 0 मानते हैं, पहली बार जो स्कैन किया जाता है वो 5 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते के बीच में किया जाता है, जब बच्चे के हार्ट बीट आ जाती है। जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो यूजुअली 5th-6th वीक में हमारा पॉजिटिव आ जाता है। तो बच्चे का विकास 0 से लेके एक फुल ब्लोन फीटस तक या एक फुल ब्लोन बेबी तक इन 9 महीनों में होता है। और 9 महीने के कितने वीक्स तक हम अलाउ? 42 वीक्स तक। 42 वीक्स इज द मैक्सिमम। 37 टू 42 वीक्स में 42 वीक्स बच्चा के बाद हम डिलीवरी होगा ही होगा। अच्छा, उसके बाद डिलीवर होगा। फिर अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आजकल इतना एडवांसमेंट है, कुछ प्रीटर्म डिलीवरीज होती क्यों हैं, ये एक बहुत, जिसको बोलते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती क्यों हैं। अब आजकल हम बेबी की ग्रोथ को बाहर से बहुत तरीकों से मॉनिटर कर सकते हैं। सो सवाल ये होता है बच्चा सेफ कहाँ है। अगर बच्चा अंदर सेफ है तो हम कंटिन्यू प्रेगनेंसी करेंगे। एक टाइम पे पैदा हुए बच्चे से अच्छा कुछ नहीं होता। लेकिन यदि अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, जैसे मम्मी का बीपी बढ़ रहा है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो रही है, मम्मी को डायबिटीज है जिसकी वजह से बच्चे के ऑर्गन्स जल्दी मैच्योर हो रहे हैं या इमेच्योर रह रहे हैं। अब अगर वेट वाले बात को हम लेके आए तो 2.5 किलो एंड अबव इज गुड वेट बेबी। 2.5 किलो से 2 किलो के बीच में, 2.5 किलो से 1.5 किलो के बीच में इज अ लो बर्थ वेट बेबी। 1.5 केजी से 2.5 केजी। हाँ, 1.5 केजी से, और 1.5 केजी से नीचे वाला बच्चा इज अ वेरी लो बर्थ वेट बेबी। सो आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है न्यूनाटोलॉजी में कि हम एज लो एज 24-23 वीकर बेबी को भी बचा पाते हैं। जो गवर्नमेंट एथिकल क्लियरेंस है 24 वीक्स एंड अबव हम बचा पाते हैं।
बट बहुत सारे लोगों ने इससे छोटे बच्चों को भी बचाया हुआ। जो वर्ल्ड वाइड जो सबसे छोटा बच्चा है वो 22 वीक्स जस्ट कंप्लीटेड था। सो हमारे हाथ से भी छोटा था बच्चा वो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो कनाडा में किसी ने बचाया था। और जो हमारे यूनिट ने सबसे छोटा बच्चा बचाया है वो तो एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। सो उस पे तो हम एक पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। उसका पॉडकास्ट है भी वहां पे, एक मतलब हॉस्पिटल की तरफ से पूरा पॉडकास्ट है। तो थोड़ा सा बता दो उसका। सर वो बच्चा दुनिया में कैसे आया ना, ये बहुत बड़ी इमोशन है। बेसिकली उसके मदर फादर कारपेंटर थे, मतलब फादर वाज अ कारपेंटर, मदर वाज अ हाउस होल्ड वर्कर। सो उनके बड़ा अच्छा सुखी परिवार, बचपन में उनकी शादी, उनके 2 बच्चे थे, उनका कार एक्सीडेंट हुआ एंड द बेबी इज एक्सपायर्ड। फिर उन्होंने बाहर से एक बच्चा अडॉप्ट किया जो कि 12-14 साल की उम्र में उन्हें छोड़ के चला गया। तो दे वर वेरी इमोशनली हिट कि अब हमें अपना बच्चा चाहिए। सो मदर वाज 50 इयर्स ओल्ड, फादर वाज 51 इयर्स ओल्ड। अच्छा। तो इस पे उन्होंने आईवीएफ प्लान किया। तो उनको बहुत समझाया गायनी वालों ने कि ऐसे है वैसे है ये है वो है, कि नहीं करना चाहिए, बट स्टिल दे वांटेड अ चाइल्ड। तो एज अ डॉक्टर अगर कोई ट्रीटमेंट चाहता है वी गिव। तो उन्होंने कंसीव किया, बट 22 वीक्स के आसपास उनका पानी कम होना शुरू हो गया एंड 23 वीक्स विच वाज लेस देन 24 वीक्स वो वाटर बैग बर्स्ट कर गया एंड मदर इम्पेंडिंग डिलीवरी में चली गई। इम्पेंडिंग डिलीवरी क्या होती है? इम्पेंडिंग डिलीवरी मतलब हमें डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं तो बेबी अंदर खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो डिलीवरी लिया, डिलीवरी लेने के बाद वो हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। बेबी हमारे पास सिजेरियन डिलीवरी करी आपने? नहीं, वो तो नॉर्मली बाहर आ गया, क्योंकि मदर लेबर में चली गई थी, छोटा बेबी था, वाटर बैग बर्स्ट कर गया था एंड द बेबी वॉज डिलीवर्ड। सो बेबी डिलीवर किया, हमारे पास 2 घंटे थे पहले तैयारी करने के। ऐसे बच्चे नॉर्मल वार्मर में, रेडिएंट वार्मर में नहीं नर्स किए जाते। ऐसे बच्चों को इंक्यूबेटर चाहिए होता है जिसमें नमी भी हो, टेम्परेचर कंट्रोल भी हो। इंक्यूबेटर मतलब एक बंद बक्सा जैसी मशीन होती है जिसमें जो इक्विवेलेंट टू मदर का गर्भ होती है। तो हम उधर टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं और नमी ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत फ्रिजाइल होती है, वो अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते। सो वो प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको 1.5 घंटा लगता है हीट होने में और वो सब होने में। लकीली वो हो गया था। पहले कितना वेट था सर उसका? 490 ग्राम था। और सबसे जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद वेट कम हो जाता है, तो ही वाज एज लो एज 439 ग्राम्स। काफी बड़ा आर्टिकल छपा था इस बारे में। हाँ, वो 3 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ही पढ़ा था जी। तो फिर वो बच्चा कुछ 6.5 महीने 7 महीने हमारे पास रहा। तो जब छुट्टी किया सबको था कि सेलिब्रेट, वी सेड वी डोंट सेलिब्रेट, इसका पहला बर्थडे मनाएंगे। तो पहला बर्थडे मनाया, दूसरा बर्थडे मनाया। देखो, बच्चा छोटा होके जीवित रहने रखना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उतना छोटा बच्चा एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करे, सोचे, समझे, तब उस चीज का मजा है। तो ये वाला बच्चा गॉड हैज बीन वेरी काइंड कि हमारी टीम उसे उस तरह से निकाल। क्या मेजर चैलेंजेस फेस किए सर आपने उस समय जो भी हमारी न्यूरोलॉजी की किताब में लिखा है, इस बच्चे को सब कुछ हुआ। सो मेजर चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। सबसे पहले तो लंग्स वाज नॉट डेवलप्ड। सो हमारी भाषा में हम इस चीज को कहते हैं HMD, सो हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। लंग्स फूल नहीं रहे थे उसके, तो उसको हमने सर्फेक्टेंट दिया। सर्फेक्टेंट एक केमिकल होता है जो हमारे लंग्स में सिक्रीट होता है टाइप 2 सेल्स से, जिससे हमारे लंग्स फूलते हैं और हम गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये नॉर्मली 34 हफ्ते पे बनना शुरू होता है। नहीं तो लंग्स, अगर आप एक गुब्बारा देखो, जैसे आप अपने बच्चों के साथ खेलते हो गुब्बारे को, तो गुब्बारा अगर पिचक जाता है वो फूलने में पहले बहुत जोर कम ज्यादा लगता है, और जब वो हल्का सा फूल जाता है फिर जोर कम लगता है। बिल्कुल। तो इसको हम लंग कंप्लायंस कहते हैं अपनी भाषा में। तो वो जो सरफेस टेंशन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए जो बॉडी अंदर से इननेट केमिकल सिक्रीट करती है वो सर्फेक्टेंट होता है। अब ऐसे बच्चों में नहीं बनता, बट ये मेडिकली अवेलेबल है, हम इसे देते हैं। तो उसे दिया, फिर बच्चे को उसमें फिर सर्फेक्टेंट फेलियर हो गया। जो हमने सर्फेक्टेंट दिया वो काम नहीं किया। फिर उसके बाद उसको रिपीट डोज दिया, फिर वो हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन में गया। हमने देखा कि हार्ट के ऊपर भी एक छेद है। तो उसकी वजह से हमें जो बच्चा हमारा शॉक में चला गया, बीपी ठीक नहीं मेंटेन हो पा रहे थे, धीरे 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 उसकी दवाई चली, वो सारा ठीक हुआ। काफी लंबे समय के बाद वो छुट्टी हुआ। तो ये एक हमारा आईसीयू से मिरेकल बेबी कहता है। लेकिन इसके बाद हमारा आईसीयू 2 और बच्चों को मिरेकल बेबी कहता है।
वो कहते हैं ना, मतलब एट टाइम्स व्हेन यू वर्क इन अ स्फीयर वेयर डेथ कम्स ऑफ एंड ऑन, तो आप भगवान की तरफ देखने लगते हो। सो एक ऐसा था कि हमारे को ऑफलेट बाहर से भी कॉल्स आती हैं कि बच्चा लेके आना है, मैनेज करना है। तो 2 प्रीटर्म बेबीज आने थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उससे बाद अगर मैं आपको सुनाऊं तो 2 इंक्यूबेटर्स और 2 वेंटिलेटर्स हमारे तैयार खड़े थे। ये बच्चे हमारे पास कहीं बाहर से आ रहे थे, हमारी एम्बुलेंस नहीं गई थी, उनकी एम्बुलेंस में ही आ रहे थे। तो एक वो 2 बच्चे आने थे हमारे पास, उनके आने में भी 15 मिनट था। एक यंग लेडी, वेरी यंग लेडी, शी लैंडेड अप इनटू लेबर विद ट्विन प्रेगनेंसी। तो उसके पास ट्विन्स थे और अप्रोक्सीमेटली 25-26 वीक्स के बच्चे रहे होंगे, कुछ 600 और 500 ग्राम के। तो टेक्निकली वो अब बेड किसी और के लिए तैयार है, जिनको हमने कमिट किया हुआ है कि वो आ रहे हैं। 2 बच्चे हमारे सामने इमरजेंसी बेड पे वो डिलीवर हो गए आके। सो अब वो कहते हैं ना, जिसके लिए भगवान ने तैयारी करानी है, वो दोनों बच्चे तो ठीक ठाक आ गए, और वो ठीक ठाक होके गए। और जो दूसरे बच्चे जिनके लिए हमने बेड तैयार किए थे, वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ये कुदरत का वो होता है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, हम देखते हैं तो फिर हम जब डॉट्स को रिकनेक्ट करते हैं, तो जिस दिन हमने वो बच्चे उनकी मम्मी के गोद में दिए कि थैंक यू, तो हमने बोला कि वी वुड हैव नॉट बीन एबल टू सेव दीज बेबीज अगर वो बेड उनके लिए ना तैयार होते। अब वो बच्चों का बड़ा मेरे लिए बहुत टफ कॉल थी कि नहीं, ये सामने है, इनको दे दो, पहले बचाओ। हाँ तो इनको दे दो। तो अब आई गेस गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स। ये बहुत ही हार्ट टचिंग सी स्टोरी होगी। अच्छा, आज वो बच्चे 4 साल के हो गए। उनकी मम्मी जब भी आती है वो मुझे रिमाइंड करती है, सर ये वो 2 बच्चे हैं। अच्छा चलो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, बच्चा लेकर के पेरेंट्स घर आ जाते हैं। क्या क्या केयर रखनी चाहिए? शहरीकरण में तो हम बच्चा टच नहीं करने देते, छुओ मत या ये करो, तो ये कितना हद तक जरूरी है? क्या केयर बेसिक बेसिक से रखने चाहिए कि बच्चा ठीक ठाक ग्रो हो? आपका मतलब अब हम नॉर्मल सिनेरियो की बात हाँ, करें, नॉर्मल सिनेरियो की जो बात कि 99% केसेस में होता है। एक अच्छा बेबी डिलीवर हुआ, सबने बधाई दी और हम घर आ गए तीसरे दिन। सो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो पेरेंट्स को ख्याल रखना है, अगेन आई वुड स्ट्रेस अपॉन टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए जिसमें हमने बच्चे को रखना है? 26 से 28 डिग्री। सो दैट इज दी थर्मो न्यूट्रल एनवायरमेंट, हमें उस पर रखना है। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं हम एसी चलाएं, हीटर चलाएं, फैन चलाएं। ठंडी हवाएं इज द कल्प्रिट। जब हम एसी और फैन दोनों चलाते हैं इकट्ठे, तब चीजें होती हैं। हमें एक एनवायरमेंटल टेम्परेचर मेंटेन करना है, दैट इज 26 to 28। अब इस पे क्लोथिंग कितनी डालनी है बच्चे को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने कपड़े हम लोग ने डाले हैं उस कंफर्टेबल टेम्परेचर में, उससे 2 लेयर ज्यादा। जो भी टेम्परेचर या जो भी सर्दी चल रही है, गर्मी चल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है इन बच्चों के पेरिफेरल या एक्रल पार्ट्स को कवर करना। वो क्या है? सबसे पहले हेड पे कैप हो हमारे, जो हमारे फीट हो उधर सॉक्स हो, और हाथ में मिटन्स हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से, हाँ, यहाँ से हीट लॉस बहुत होती है। तो ये तो टेम्परेचर की बात हो गई। सेकेंड चीज, बेबी की फीडिंग क्या करनी है हमने? सबसे उत्तम दूध, सबसे उत्तम दूध, ये सब ऑडियंस को बोल रहा हूँ, इस मम्मी का दूध, उससे बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं है। सो हर बच्चे को, हर मम्मी के पास अपने बच्चे के लिए बहुत दूध होता है। इट इज दी साइकोलॉजी की हाई, मेरे बच्चे को दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हमारी हार्मोनल एक्सेस को सप्रेस कर देती है और मम्मियां अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती। मतलब ये उनके मानसिक, बिल्कुल, प्रेशर की वजह से भी हो जाता है। मानसिक मम्मी का, मानसिक सिस्टम मम्मी का स्ट्रांग होगा, वो दूध उतनी जल्दी आएगा। बहुत सारी मदर्स को यही स्ट्रेस होता है कि मेरा न्यूबॉर्न बेबी है, फर्स्ट टाइम है, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। सो लाइफ हैज प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, गॉड हैज प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। बच्चे को दूध कैसे पीना है भगवान ने सिखा के भेजा है, आप नहीं सिखाते। सो ही विल फाइंड अ वे। मदर हैज टू बी टेंशन फ्री फॉर हर किड, तभी वो दूध आज के डेट में बहुत बड़ा एक स्ट्रेस है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि फीड नहीं आ रहा, ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा। तो वो एक कंसेप्ट है बेस्ट पेरेंटिंग का। देयर इज नथिंग व्हिच इज बेस्ट, सो इम्परफेक्शंस इज द ओनली परफेक्शन। सो उस चक्कर में वो स्ट्रेस बढ़ता रहता है। अगर एक बार स्ट्रेस बढ़ता रहता है तो स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर फीड। अगर हमारा नहीं हो पा रहा फीड, तो बच्चे को भूखा नहीं रखना। बहुत सारे गांव में या बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हमें गाय का दूध दे देना चाहिए, ये गलत है। सो अगर पेरेंट्स को बिल्कुल
पेरेंटल भाषा में समझाने के लिए मैं बोलूं, 10 में से 10 नंबर मिलते हैं मम्मी के दूध को, 10 में से 1 नंबर मिलता है डब्बे वाले दूध को। डब्बे वाले दूध जो हम फॉर्मूला मीट की बात करते हैं, 9 प्रोज एंड ऑल, वो सारे बहुत सारी कंपनीज के आते हैं। पर जो गाय भैंस का दूध है वो इससे भी बहुत नीचे है, क्योंकि इसमें एक चीज होती है मिल्क प्रोटीन केजीन रेशो। तो जो हमारे बच्चे की छोटी छोटी आंतें हैं वो एक प्रकार का प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाती हैं। कंपनियां भी उसको मदर्स मिल्क को मैच नहीं कर पाती। अगर आप फॉर्मूला मिल्क का डब्बा पढ़ोगे उसके ऊपर भी लिखा होता है मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी, सो दैट इज द बेस्ट। लेकिन हमें बच्चे को भूखा भी नहीं रखना। अगर नहीं आ रहा तो एक ऑलरेडी प्रेशराइज्ड मदर को हम और प्रेशर नहीं डाल सकते। सेकंड आता है कि बच्चे को बॉटल की फीड देनी है नहीं देनी, हम कैसे पिलाएं अगर नहीं पिला रहे। सो इसमें जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस है, वी शुड नॉट बॉटल फीड आवर किड्स। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो पे हमें बॉटल फीड करनी पड़ती है तो कांच की बॉटल हो और हर बार बॉटल स्टराइल की हो, गर्म पानी से धो के फिर ठंडा करें। बिल्कुल, उसकी भी गाइडलाइन है। आजकल बहुत सारे बॉटल स्टरलाइजर्स मिल जाते हैं जो कि एक टेम्परेचर पे मेंटेन करके बॉटल को स्टराइल कर देते हैं, बट बॉटल फीड इज नॉट रिकमेंडेड। जो किताब तो अगर ब्रेस्ट से फीड आ नहीं रहा मदर के तो कैसे फीड करेगी फिर? तो बॉटल ही बस, तो फिर फॉर्मूला करेंगे। इसी चीज को खत्म करने के लिए एक कंसेप्ट आया है मिल्क बैंक्स का। मिल्क बैंक, मैं पूछने ही लगा। तो बहुत सारे जो मदर्स हैं, कई मदर्स के बेबीज, जैसे हमारे पास जो बेबीज होते हैं वो आईसीयूज में होते हैं, उनके बच्चों की फीड रिक्वायरमेंट नहीं होती लेकिन उनकी मदर्स को दूध आता है। तो जैसे रक्तदान महादान वैसे ही दूध दान महादान। तो हमारे शहर में 2-3 जगह पे मिल्क बैंक है। एक तो मेरे ही मेडिकल कॉलेज में है, GMCH 32 से, वहाँ पे मदर्स मिल्क डोनेट करते हैं, मदर्स मिल्क डोनेट करते हैं, जिसे मिल्क बैंक अच्छे से प्रोसेस करके सिक्योर करता है और एक लो टेम्परेचर पे सेव करता है। जब भी किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट आती है उस फ्रोजन मिल्क को थॉ करके बच्चों को दिया जाता है। ये सबसे ज्यादा लाइफ सेविंग है, स्पेशली जो टाइम से पहले हुए बच्चे हैं उनके लिए। और अब मेरे ख्याल से मोहाली में जो नया मेडिकल कॉलेज खुला है वहां पे भी मिल्क बैंक की व्यवस्था की गई है। तो मुझे भी रिसेंटली पता चला है कि इस तरह का कोई मिल्क बैंक है। मतलब डोनेट करने वाले को तो छोड़ो, जिसको रिक्वायरमेंट है उसको भी अभी नहीं मालूम है हर जगह पे, अभी नहीं मालूम कि इस तरह का कोई मिल्क बैंक भी है। इसके बाद जो एडवाइस पेरेंट्स के लिए आती है वो दूध कितनी देर बाद कराना है। सो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है बच्चा रोया दूध पिला दिया, उसकी वजह से बच्चों को बहुत सारा गैस कॉलिक की प्रॉब्लम आती है। सो एक फीड और दूसरी फीड के बीच में मिनिमम 2 से 2.5 घंटे का अंतराल होना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि हमें बर्प कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। बर्प इज मेयरली पैसेज ऑफ साउंड या पैसेज ऑफ गैस विच प्रोड्यूसेस साउंड, है ना। हमें 20 मिनट्स बच्चे को अपराइट रखना है, वो बच्चा कभी भी उल्टी नहीं करेगा। हमें टॉप अप और रिवर्स टॉप अप नहीं करना। टॉप अप का मतलब बर्प पहले समझाइए, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो होगी वो इतने टेक्निकल शायद टर्म्स ना सुनती हो। एक गांव में भी देख रहा होगा मेरा बंदा, उसे बर्प नहीं समझ आएगा। बर्प का मतलब ये है कि बच्चे को डकार दिलवाना है, जो हम कॉमन भाषा में कहते हैं। तो सबको ये लगता है कि बच्चे ने अगर डकार की आवाज ली अंदर से तो उसने दूध पचा लिया है, अब हम इसलिए लिटा दें, ये फीड वापस नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता। तो जब हम दूध पिलाते हैं बच्चे को, पहले वो हमारे पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। तो एक पैसेज और एक जगह के बाद वो वापस नहीं आता। इसको हम अपनी भाषा में गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम कहते हैं, पेट से नीचे जाने का समय। सो ये 20 मिनट रहता है। तो 20 मिनट तक हमें बच्चे को अपराइट रखना होता है, सीधा रखना होता है, एटलीस्ट 30 डिग्री एलिवेशन पे रखना होता है, ताकि जो दूध है वो नीचे चला जाए और बच्चा उसे अच्छे से डाइजेस्ट करे। जो हमारे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो रिफ्लक्स जिसको हम कहते हैं, या जो खाना ऊपर आना होता है वो कम होता रहता है, बिकॉज हमारे बॉडी के सिस्टम्स मैच्योर होते हैं। छोटे बच्चे को दूध पिला के हल्के से पेट पे प्रेशर पड़ा, वो दूध बाहर आ जाता है। सो ये हमें 20 मिनट तक बच्चे को अगर हम ऊपर रखते हैं तो वो बाहर नहीं आएगा। सो इसको हम डकार दिलवाना, जो नॉर्मल भाषा में कहते हैं, वो ये करते हैं। बहुत सारी मदर्स, ग्रैंड मदर्स ये गलती करती हैं कि वो बच्चे को दूध पिलाती हैं और बच्चा जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठता है तो एक गैस के साथ एक आवाज आती है, उन्हें लगता है तो नीचे चला गया। ऐसा नहीं है। जो आंतें मूव करती हैं हमारी, वो एक स्पीड पे मूव करती हैं, वो प्री डिफाइंड है। तो उतना टाइम लगता है दूध को नीचे जाने में। तो 20 मिनट तक 20 मिनट रखिए संभाल के। इसके बाद जो कॉमन चीज हमें डे 1 पे पेरेंट्स को बतानी है वो यूरिन स्टूल के बारे में बतानी है। इनको 6 से 8 बार बच्चों को सुसु करना है दिन में।
सो दे हैव टू पास यूरिन एटलीस्ट once in 6 hours। तो एक तो हमारा बच्चा एडिक्वेटली फेड है, डिहाइड्रेशन में नहीं है। और दूसरा हमारा जो एक ये मिसकंसेप्शन रहता है कि भूखा तो नहीं रह रहा, वो तो नहीं रह रहा, वो उससे एक ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। स्टूल को लेके बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। स्टूल का ना कोई पैटर्न नहीं होता बच्चों में। सो स्टूल, अ चाइल्ड कैन पास, एक बच्चा दिन में 10 से 12 बार भी पॉटी कर सकता है, और 3 दिन तक ना भी पॉटी करे वो भी नॉर्मल है। तो इतना बड़ा रेंज है। 2-2 दिन नहीं पॉटी करते? कोई बात नहीं, बच्चा 3 दिन तक पॉटी ना करे, कुछ नहीं करना। तो इसमें बहुत बार बहुत लोगों ने स्टडी भी किया है। इनफैक्ट हमारा भी एक रिसर्च पब्लिश्ड आर्टिकल है। हमने ऐसे बच्चों को भी स्टडी किया जो 2-2 हफ्ते तक पॉटी नहीं करते, एंड दे आर ग्रोइंग नॉर्मली, वो कर रहे हैं। उन सब के जो जब हम स्कैन्स वगैरह करते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं। सो इट इज जस्ट दैट कि दोज चिल्ड्रन, वो वाले बच्चे दूध का एक एक कतरा अपना बॉडी में यूज कर रहे हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट तो हमारे यूरिन से भी निकल रहा है। पॉटी डिफरेंट कलर्स की होगी। सेकंड कंसर्न पेरेंट्स को ये होता है कि ये ग्रीन पॉटी कर रहा है। So green potty is normal for the babies unless and until वो थोड़ा बड़ा है और कॉम्प्लिकेशन। न्यूबॉर्न बच्चा किसी भी रंग की पॉटी कर सकता है। शुरू में वो पॉटी ब्लैक भी होगी। वो ब्लैक इसलिए होगी क्योंकि डिलीवरी के दौरान कुछ ब्लड हो सकता है अंदर गया हो और वो क्लॉटेड ब्लड निकल रहा है, बट 7 डेज के बाद यूजुअली ब्लैक पॉटी नहीं होती। इट कैन बी ग्रीन, गोल्डन ब्राउन। जो येलो टेक्सचर्ड स्टूल है वो कई बार महीना 2 महीने लग जाते हैं बच्चे में आने में। सो कलर के बारे में हमें चिंता नहीं करना। इट इज जस्ट दैट एक हफ्ते के बाद वो ब्लैक ना हो, स्टूल में ब्लड ना हो, बस। तो एवरीथिंग इज फाइन। इसके बाद एक वर्ड ऑफ कॉशन हर पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने कब सतर्क होना है कि बच्चे को कुछ हो गया। सो मूल रूप से 4 चीजों का ध्यान रखना है हमें। बच्चा फास्ट ब्रीदिंग ना करे। अब फास्ट ब्रीदिंग क्या है? हो सकता है मेरा फास्ट आपका फास्ट ना हो। हम 1 मिनट तक बच्चे के सांस को देखें। नॉर्मली बच्चा 40 बार सांस लेता है। यदि वो 60 या 60 से ज्यादा बार सांस ले रहा है 1 मिनट में, देन इट इज फास्ट ब्रीदिंग। बच्चा सुस्त हो जाए, लेथार्जिक हो जाए, 6-8 घंटे तक दूध ना पिए। बच्चा यूरिन ना करे 6 घंटे तक। बच्चा कोई एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट करे। तो इन सूरतों में हमें इमीडिएटली बच्चे को। एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट में क्या है? एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट, कोई झटका आ रहा है, कोई आंखें ऊपर को देख रहा है, कोई एक ही जगह पे फिक्स करके अपनी गेज को देख रहा है, ये सारी चीजें। और एक चीज जो मैं एड ऑन टच करना चाहूंगा, दैट इज जनरल केयर, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सबसे पहले बच्चे को नहलाना कब है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना, कब करना है। सो फर्स्ट 7 to 14 डेज ऑफ लाइफ, जब तक वो नेवल या नाड़ू नहीं गिरता तब तक बच्चे को स्पंज करना है और कोकोनट ऑयल लगाना है। मतलब गीले कपड़े से ऐसे और उसके बाद कोकोनट ऑयल लगाना है। तो अब इसमें रिकमेंडेड ऑयल्स भी पूछते हैं पेरेंट्स की क्या करना है। सबसे उत्तम तेल बच्चे के लिए नारियल का तेल, सेकंड ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल। कोई भी नारियल तेल? कोई भी नारियल तेल। नारियल तेल तो नारियल तेल है ना, वो तो ब्रांड एंडोर्समेंट की बात आ गई। बट नारियल तेल, सेकंड इज ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। तो यही 2 तेल रिकमेंडेड है जो हमें यूज करने हैं फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ। पहले 6 महीने तक कोई क्रीम, पाउडर, लोशन बच्चे के नहीं लगाना। सरसों का तेल मैंने देखा है बहुत लोग मसाज करते हैं। सरसों का तेल यूजुअली एलर्जेंस उसमें सरसों के तेल में बहुत होते हैं। हमें पता नहीं नया बच्चा किस चीज को एलर्जिक होगा। और बच्चे की स्किन ना बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे हमारी स्किन में, अब थोड़ा डीप चला जाऊंगा मैं, 5 लेयर्स होती हैं। न्यूबॉर्न स्किन में इतनी लेयर्स नहीं होती, सेंसिटिव होता है वो, और लेयर्स भी कम होती है। लेयर्स हमारी ग्रो करते हैं विद एज। आप न्यूबॉर्न बच्चे को कभी भी उठाओ, इज वेरी सॉफ्ट। आप जोर से उसको पकड़ लो, वो रेड हो जाती है। इसके बाद ओरल हाइजीन। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को 2-2 साल ब्रश ही नहीं कराते। सो वी हैव टू हैव अ मेथड, वी हैव टू हैव अ कल्चर एट आवर होम जी। अगर हमारा बच्चा है तो हमें उसे सुबह शाम ओरल हाइजीन देना है। सुबह शाम ब्रश कराना है। अब नवजात शिशु में ब्रश तो नहीं होता, बहुत सारी मदर्स को फिंगर ब्रश मिलता है, वो साफ वाटर से उसको अंदर से क्लीन कर सकते हैं, या कॉटन का जो कपड़ा पानी में बॉईल किया, साफ किया, उसको फिल्टर्ड पानी में डिप करके अच्छे से साफ करना है। तो जो बच्चों की जीभ पे दूध जमा हुआ होता है, दैट इज द मेन रीजन बहुत सारे बच्चे बीमार होते हैं। हमने वो नहीं होने देना। अब प्रोडक्ट्स हम क्या क्या यूज कर सकते हैं अपने बच्चे पे। जो बच्चे का हेड एरिया है वहां पे प्रेफरेबली हमें कोई भी बेबी शैम्पू लगाना है। जो बॉडी एरिया है वहां पे कोई भी हमें बेबी सोप लगाना है। अब अगर हम सोप वाले मॉलिक्यूल सिर पे लगाते हैं तो बहुत सारे बेबीज के क्रस्ट्रेशन बन जाते हैं, जिसको हम क्रेडल कैप कहते हैं। सो दैट इज अ मेजर वाइट स्किन हो जाती है और हेड पे। भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दूध दही से नहलाएंगे, ये भी नहीं करेंगे हम। इससे भी बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस प्रेसिपिटेट होते हैं। सो मोटा मोटा अगर
एक टाइम पे पैदा हुए बच्चे के पेरेंट्स ये सब चीज़ों का ख्याल रख लें, तो वो 99% अपने बच्चे को हेल्दी रख सकते हैं। और बच्चे की वेल बेबी विजिट्स पे ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ। बहुत सारे इंडियन कल्चर ये होता है कि डिलीवरी किसी शहर में होती है और मदर केयर के लिए, क्योंकि पेरेंट्स कहीं और होते हैं, वो और चले जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चे को जॉन्डिस बहुत कॉमनली हो जाता है, जो न्यूबॉर्न बेबी है। सो डे 5th टू डे 7th के बीच में यूजुअली जॉन्डिस आता है। स्टार्ट्स कई बार डे 3-4 पे भी आ जाता है, बट इन दिनों में अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर एक बार जॉन्डिस के लिए इवैल्यूएट कराएँ। एक सर मैंने ये भी मतलब अलग-अलग जगहों पे जब आप जाओगे ना, तो अलग-अलग तरह का सिस्टम है बच्चों के साथ में। जैसे यहाँ मैंने देखा कि बच्चे ने खाना खाया या दूध उसको पिलाया, फिर उसको अगर हिचकी आ रही है तो लोग कहते हैं इसको फूड डाइजेस्ट हो गया। ये सही है? हिकअप से कोई है रिलेशन? हिकअप्स इज अ साइन ऑफ गुड हेल्थ एक्चुअली। कुछ जो हमारे पुराने लोग कहते हैं वो सही कहते हैं। पुराने ज़माने में दादी-नानी ये भी कहते हैं कि जब हिचकी आती है हुँ, तो वेट बढ़ता है। वो वेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि स्टमक फुल है। फूड डाइजेस्ट हो रहा है। सो इट इज़ ऑल कनेक्टेड। हिकअप्स अगर एक टाइम से ज़्यादा परसिस्ट करे तब हम उसे ट्रीट करते हैं, नहीं तो हिकअप्स यूजुअली गो ऑफ ऑन इट्स ओन। बच्चों में जो अब चलो थोड़े से बच्चे बड़े जब हो रहे होते हैं 6 महीने, 8 महीने के, मैंने भी अपने केस में, कबीर के केस में भी ये बहुत झेला है। मैंने बहुत सारे दूसरे स्किन एलर्जीज़ बहुत तरह की हो जाती है उनको। रेड स्किन, ऑलवेज़ फेस उनका रेड रहता है, इचिंग रहती है। ये क्यों हो जाता है? कबीर के केस में तो इट वाज़ वेरी ऑन अ वेरी सीवियर नोट, आप ही ने ठीक किया है। तो ये क्यों होता है बच्चों को ऐसा? एलर्जी अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। हुँ, सो एलर्जी कई तरीके से मैनिफेस्ट करती है। कुछ बच्चों के नाक बहते रहते हैं, कुछ हुँ। बच्चों को सर्दी कफ खांसी लगा जुकाम रहता है हमेशा 24 रहता है, घंटे। कुछ बच्चों के रैशेज आ जाते हैं। हुँ, जिस बच्चे को भी एलर्जी हुई है, मदर या मैटरनल लाइन्स में, फादर या पैटर्नल लाइन्स में किसी ना किसी को एलर्जी होगी। यूजुअली इनहेरिटेड पैटर्न है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे ये भी सवाल करते हैं, सर कोई तो पहला होगा जिसको हुई होगी। सो यूजुअली बहुत सारे बॉडी में, जैसे इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया, जिनको एलर्जी जल्दी आती है वो चली भी जल्दी जाती है। हुँ, जैसे अगर 5 साल से छोटे बच्चे को हम देखते हैं कि काफ़ी बार हमारे पास एलर्जिक एपिसोड से आ रहा है, चाहे वो रेस्पिरेटरी है, चाहे वो स्किन है, हुँ, सांस खांसी है, चाहे वो स्किन है। हुँ, तो उस केस में यूजुअली जब वो बच्चे 10-12 साल के होते हैं या उतने एक्सपोज़र्स हो जाते हैं, तो वो जाते-जाते चली जाती है। आजकल तो अब कबीर के टाइम से अब तक तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। पहले एलर्जी टेस्ट करने के लिए हम स्किन प्रिक टेस्ट करते होते थे, प्रिक कर के। आजकल ब्लड सैंपल्स होते हैं जिसमें हम एलर्जी पैनल कर लेते हैं। सो फूड एलर्जीज़, कौन सा खाना खाने के बाद एलर्जी हो रही है, एनवायरमेंटल एलर्जेंस, ये रिपोर्ट में आ पेट्स, जाता है। हाँ, पेट्स से एलर्जी। सो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव पैनल। हुँ, कुछ 400-500 चीज़ों में हमें रिपोर्ट हो जाता है, जो कॉमनली चीज़ें हम यूज़ करते हैं कि इन चीज़ों से एलर्जी है। तो बहुत सारे बच्चों को इससे फ़ायदा होता है कि वो चीज़ें वो बंद कर देते हैं। हुँ, बट एलर्जीज़ आर मैनेजेबल। अगर मैं बोलूँ ट्रीटेबल और क्योरेबल, वो बॉडी ही ट्रीट और क्योर करेगी, बट दे कैन बी मैनेज्ड। मतलब घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं अगर घबराना, बच्चे को खाँसी-सर्दी हो रही है, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं कंसल्ट घबराना। अ डॉक्टर, उसको कंसल्ट अ डॉक्टर। मिल लीजिए, है ना? बच्चों के चलने को लेकर के और बोलने को लेके बहुत भ्रांतियाँ हैं। हमारा बेटा साल भर का हो गया, ये अभी चल नहीं रहा। मेरी बेटी 12 महीने की होगी, 15 महीने की हो गई, चल नहीं रही। बच्चा 3 साल का हो गया, बोल नहीं रहा। कबीर खुद मेरे ख्याल से साढ़े 3 साल में बोलना शुरू हुआ था और चलना भी काफ़ी लेट। तो क्या सही टाइम पीरियड रहता है बोलने और चलने का? लड़का और लड़की का अलग-अलग है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि लड़की पहले बोलने लग जाती है, लड़का बाद में बोलता है। लेकिन फिर भी एक ड्यूरेशन तो होता होगा ना, जिसके बाद आप कंसिडर करो कि नहीं, कुड बी सम अदर इश्यू आल्सो, जिसे हम बाद में जाकर के ऑटिज़्म एंड अदर थिंग्स को बोलते हैं। तो ये क्या है? ये माइलस्टोन्स को बड़ा ब्यूटीफुली डिफाइन करती है मेडिकल साइंस, हुँ, कि बच्चा चलना कब जाता है। इसमें पेरेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे हुँ, पड़ोस वाले बच्चे का बच्चा हमारे से पहले चलना चल शुरू रहा हो है। गया, ये ज़्यादा वो है। जैसे 1 साल का बच्चा, कई बच्चे चल पाते हैं, कई बच्चे नहीं चल पाते। लेकिन यदि 1 साल का बच्चा अपने सहारे से उठ के खड़ा नहीं हो रहा, दैट इज़ द अलार्मिंग साइन। 1 साल का बच्चा चल नहीं रहा, उसमें कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। 9 महीने का बच्चा बैठ नहीं रहा, दैट इज़ एन अलार्मिंग साइन। 1 साल का बच्चा मामा, दादा, बाबा नहीं बोल रहा, दैट इज़ एन अलार्मिंग साइन। सो आई टू आई कॉन्टैक्ट बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट इज़ एन अलार्मिंग साइन। सो जो हमारे मोटर माइलस्टोन्स हैं, इनकी एक बहुत लंबी रेंज है।
यदि 1.5 साल का बच्चा इंडिपेंडेंटली ना चले, देन वी शुड कंसल्ट कि नहीं कुछ गड़बड़ है, चाहे लड़का चाहे चाहे लड़की। लड़का चाहे लड़की है। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। अब मेरा खुद का बेटा स्टार्टेड वॉकिंग एट अराउंड 14.5 months। सो मेरी मम्मा कहती थी ये चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा। मेरे कजन का बेटा साथ में, वो पहले चल रहा है। मैंने उनको बोला किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, तो नहीं चल रहा। तो ये इन्वायरमेंटल और लोगों के प्रेशर बहुत होते हैं। बेस्ट डॉक्टर बोल रहा है किसी अच्छे पेडियाट्रिशियन को दिखा लो। बेसिकली यही प्रेशर सभी के घरों में है। घर की मुर्गी हम दाल चाहे बराबर, प्रोफेशनली जो वही मर्जी हो, बात है ना? सबका एक हाउस होल्ड है हाँ जो कि सिमिलर प्रेशर्स क्रिएट करता है। ठीक है। Yes, there are genetic factors, there are genes involved which lead to autism, but बहुत सारे बच्चों को हम environment ऐसी देते हैं कि वो ऑटिज्म या बेसिकली उस स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स में फिट हो जाते हैं। ऑटिज्म का लिटरल मतलब क्या है? बच्चा बोल नहीं रहा? नहीं, वो एक स्पीच डिले है। ठीक है। इट इज अ अमेलगम ऑफ एक बच्चे को जिस तरह से अप्रोप्रिएटली बिहेव करना चाहिए किसी सराउंडिंग में, वो बिहेव नहीं कर रहा। मतलब हाँ, इट इज ऑल्सो अबाउट स्पीच, मेंटल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज। एग्जैक्टली। अब जैसे हम किसी बच्चे को बुलाएं और खिलौना दिखाएं, उसे हमारी तरफ देख के रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है, लेकिन ये बच्चा अपनी दुनिया में रहता है। अब इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि हम लोग भी वेस्ट की तरह बिजी हो गए हैं। ऑटिज्म कोविड से पहले इंडिया में इतना ज्यादा नहीं जाना गया था। आजकल इतने ज्यादा जो हमारे स्क्रीन्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, इन सब पे बहुत अच्छी सीरीज, बहुत अच्छा काम लोग बना रहे हैं। जब हम लोग बैठ के वो देख रहे होते हैं, हम लोग को भी लगता है वी आर टू मच इनग्रॉस्ड, हम इतना फोकस्ड हो जाते हैं। अब इसी तरह बच्चों के कार्टून सीरीज आती हैं। सो जब मदर बिजी है, फादर काम पे गए हैं, या फादर बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, मदर बिजी है, हमें बच्चा जो एक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बच्चा है, हमारी एनर्जी उसको मैच नहीं कर रही बिकॉज ऑफ हमारी एज, बिकॉज ऑफ हमारे प्रेशर्स, हम थके हुए हैं, हम बच्चे को एक फोन या टीवी के सामने बिठा देते हैं। सो दैट इज सो अट्रैक्टिव एंड सो इंडल्जिंग कि बच्चा वहां फोकस करता है। उसका ब्रेन ग्रोइंग ब्रेन है। पहला ब्रेन का विकास 2 साल तक होता है। हम अपनी 3 शक्तियों को एक जगह पे फोकस कर रहे हैं। वो 3 शक्तियां क्या हैं? देखने की शक्ति, 3 सेंसेस, सुनने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति। इसमें हम इतना फोकस्ड हैं कि हमें बाहर का कोई भी स्टिमुलस डिस्टर्बेंस लग रहा है। हाँ, वो सो ब्रेन एक लर्निंग ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन इज वंडरफुली डेवलप्ड टू लर्न न्यू थिंग्स। तो अगर उसको कोई शोर आता है, वो ब्रेन उसको सप्रेस कर देता है, इसको सुनना ही नहीं है, इसको सुनना ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले ये कहा जाता है स्क्रीन टाइम 0। अब बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं 0 कैसे करें सर, बच्चा तो तांडव करता है। सो स्क्रीन टाइम 0 करने का मोटिव ये है कि सबसे पहले आप स्क्रीन ऑफ करो, आवाज चलने दो। बहुत सारे पेरेंट्स उल्टा करते हैं, आवाज बंद करते हैं, स्क्रीन चलने देते हैं। आवाज चलने दो, धीरे धीरे वो आवाज को भी जाने दो। बहुत बार बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि सर मेरे पे तो ऑफिस का प्रेशर है, अगर हम दोनों काम नहीं करेंगे तो हमारे फाइनेंसेस मीट नहीं होंगे। ऐसे पेरेंट्स को मैं बड़ा दुखद मन से पूछता हूँ, आपके लिए आपका बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है? वो कहते हैं जी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द ओनली थिंग विच वी आर वर्किंग। सो इफ ही इज द ओनली फलक्रम यू आर वर्किंग फॉर, तो आप 5 दिन छुट्टी ले लो। अगर आप इसको मेरे पास लेके आते हो या कहीं पे भी लेके जाते हो, वहां पे भी तो आप फाइनेंशियली इफेक्ट होते हो। सो यू बाय योर टाइम बाय टेक पेड लीव्स। अ मदर विल डू द बेस्ट थेरेपी फॉर हर किड। कोई थेरेपिस्ट या कोई वो नहीं करेगा। सो हमें अपने बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रखना होता है। जिन लोगों के हाथ से ये मुद्दा निकल गया, नहीं दिया टाइम, चलो अब बच्चा ऑटिस्टिक है, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा। मेरे घर में मेरे से बहुत क्लोज मेरी एक बहन है, तो उस उसके बेटे का नाम विहान है। मैंने आपको भी कंसर्न किया था। तो फिर अब क्या किया जा सकता है? देखो, ऐसे केस में यूजुअली ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं, अगर आप मेरे से सवाल पूछो दे लीड अ नॉर्मल लाइफ, द आंसर इज इन इन्वर्टेड कॉमास यस। अगर आपसे पूछा जाए कि ये एकदम से ठीक हो जाएंगे, द आंसर इज नो। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स जिसमें हम कुछ दवाइयां देते हैं,
जिसमें हम कुछ थेरेपीज मदर को ट्रेन करते हैं, कुछ केसेस में हमें थेरेपी सेंटर की जरूरत पड़ती है। हम लोग उनको ऐसे केसेस में मदर्स को गाइड करते हैं, चाहे हम उन्हें बुला के करें, चाहे हम उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पे करें, चाहे हम जैसे मर्जी करें, बट ऐसे में हम मदर्स को गाइड करते हैं कि आपको एक नोटबुक बनानी है। सबसे पहले ये मैं सभी मदर्स के लिए कहना चाहूंगा, यू फर्स्ट ऑफ ऑल इज डॉक्यूमेंटेशन। किसी महान हस्ती ने बड़ा सही कहा है, इफ यू कैन राइट योर प्रॉब्लम्स 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सी आई बिलोंग टू अ लाउड स्टेट, पंजाब, तो वहां पे बात ही ऊंची आवाज में की जाती है, लेकिन बच्चे को लगता है तो लड़ रहे हैं, उसका ब्रेन उस चीज को रजिस्टर नहीं करता। सो एज अ पेरेंट्स, चाहे हम आपस में जो मर्जी कर रहे हो, in front of our kid we have to be the bestest buddies, because we have brought him to life. It is our moral responsibility to give him a good life. So ये बहुत जरूरी है। और इसकी सबसे बॉटम लाइन ये है, चिल्ड्रन वुड नेवर डू what you would ask them to do। आपका बच्चा वो कभी नहीं करेगा जब आप उसे बोलोगे वो करने को। जब हम अपने बचपन में थे क्या हम करते थे, बट दे विल डेफिनेटली डू what they see you do। तो अगर हमारे बच्चे जो हमें करता देखेंगे वो जरूर करेंगे। अगर हम ही मोबाइल पकड़ के बैठे हैं तो वो भी पकड़ के बैठेंगे। थोड़े दिन पहले मेरी डॉटर के क्लास से कंप्लेंट आई जी कि ये ना बिहेव नहीं कर रही अप्रोप्रिएटली। ऑफ लेट मेरा आईसीयू बिजी चल रहा था, सारा दिन फोन ये वो। आई रियलाइज कि नहीं, आई एम नॉट डूइंग माई जॉब करेक्ट एज अ फादर। सो मैंने अपना फोन, हमने एक विंडो बनाई हुई है, घर के बाहर रखते हैं। अगर फोन बजता है तो दैट रिंग्स लाउड, और वो डाइवर्टेड होता है लैंडलाइन पे। हम आज भी एंशिएंट तरीके की तरह लैंडलाइन फोन उठा के बात करते हैं, चलते फिरते बात नहीं करते हम लोग। आई एम नॉट प्रो फॉर इंस्टाग्राम एंड अदर थिंग्स, जो कि मेरे को मेरे बच्चे के सामने करनी है। जब सिर्फ बच्चे पे ही रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए, खुद पे भी लगाइए। खुद पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाइए, तभी बच्चा रिस्ट्रिक्शन में रहने की आदत होगी। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से टू देयर पेरेंट्स, उनका बच्चा कुछ भी करे जायज है, लेकिन वो बच्चे को परमिशन सीख करनी है। मम्मा कैन आई यूज योर फोन, ऐसा नहीं फोन दो खोलो और वो चलो। सो दैट इज नॉट डन। सो सीकिंग परमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर किड्स डेवलपमेंट। एक सर लास्ट क्वेश्चन, जब बच्चे थोड़े से और बड़े होते हैं, 5 years प्लस, तो हमारे टाइम पे तो बड़ा चला है ये, मदर्स क्या करते थे, शाम में हॉर्लिक्स उठाया, दूध में मिलाया, हॉर्लिक्स पिलाई। मैं तो कच्चा भी खा जाता था मतलब बिना मिलाए, लंबे होते थे ना, ऐसा कहा जाता था। कॉम्प्लान पिलाया, और कॉम्प्लान ने एडवर्टीज भी इसको ऐसे कर रखा है कि हाइट बड़ी करनी है तो मम्मी को बोलो कॉम्प्लान बॉय। ये बहुत एक इंडियन मेंटालिटी पे ना बड़ा, ये ऐड बड़ा फर्क डालता है। तो आपको क्या लगता है, हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान, ये अब बाद में फिर रिसर्च आई, उसमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि दीज आर वेरी शुगरी एलिमेंट्स, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? इसमें तो सबसे बढ़िया बात यह है कि एड वालों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। मैं तो अभी भी खा रहा हूं, चाहे वो शुगरी है चाहे बहुत अच्छे से किया है। मैं अभी भी हॉर्लिक्स खा लेता हूं। सी पर्सनली मैं एक चीज बोलूं, या जितना भी मैंने पढ़ाई करी है मैं उस हिसाब से बोलूं, तो जो भी चीज प्रोसेस्ड है दैट इज नॉट गुड फॉर योर बेबीज। जो भी चीज हम ड्राई करके बनाते हैं दैट इज नॉट गुड फॉर योर बेबीज। उसमें से काफी कुछ निकला हुआ है। जितने भी व्यूअर्स आपके हैं, आई वुड से कि रिसर्च बिफोर बाइंग। एक इमोशनल एड बहुत सारी चीजों को बदल देती है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो भी है वो किस चीज का है और उसमें क्या कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चलते चलते मेरे को एक बात याद आती है, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं 6 महीने 8 महीने के बच्चों वाले, सर इसको ना दस्त लगे हैं, इसको वो दस्त वाली गोलियां, कैल्शियम की गोलियां दे दें। सो बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, जैसे कलकेरिया फॉस वगैरह आती हैं। सो मैं पेरेंट्स को सिर्फ यही बोलता हूँ कि आप जो भी दवाई अपने बच्चे को देना चाहते हो उसके रैपर को पढ़ो, उसमें कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको ठीक लगता है तो दो, नहीं तो ना दो। ऐसी चीज मत दो जिसमें कंटेंट्स भी नहीं लिखे हुए, वो फूड ग्रेड में आएगा। दैट इज नॉट अ मेडिसिनल ग्रेड, वो फूड ग्रेड में आएगा। जो ये पाउडर्ड फॉर्म्स हैं यूजुअली 2 साल से नीचे बच्चों के लिए तो रिकमेंडेड ही नहीं है। इसकी बजाय आई वुड लाइक टू से मदर्स कि हम बच्चों को अगर 5 पॉइंट मील पे ले लें तो हमारे बच्चों का न्यूट्रिशन अपने आप ही ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्या होता है 5 पॉइंट? ये 5 पॉइंट मील 5 बार खाना देने की प्रतिक्रिया को कहते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर,
एक मिड मॉर्निंग स्नैक, एक मिड इवनिंग स्नैक लंच और डिनर के बीच में। सो जो मिड मॉर्निंग स्नैक है, हम यूजुअली एक फ्रूट प्रेफर करें, और एक मिड इवनिंग स्नैक, मिड इवनिंग स्नैक में हम सूजी भून के दूध में डाल के दलिया, ओट्स, कस्टर्ड, इस तरह की चीजें, जो खीर, इस तरह की चीजें दे सकें। दूध पे हम ज्यादा स्ट्रेस ना दें, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी एलर्जीज दूध से होती हैं, लैक्टोज रिएक्ट। यस। सो हमें अपने बच्चे को, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो 2-2 लीटर दूध पिलाए हुए हैं बच्चे को, महेंद्र सिंह धोनी की तरह। अब ठीक है, धोनी ने दूध छोटा को बहुत भीम कहता है ना, 2 भैंसों का दूध पिलाती है मुझे मेरी माँ। लेकिन वो दूध हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, तभी बच्चा खाना खाएगा, है ना। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दूध में नहीं जाते जो कि खाने में जाते हैं। जो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हमें दाल, पल्सेस, ऐसी चीजों से मिलेंगे, सब्जियों से मिलेंगे। तो हमें वो चीजें चाहिए बच्चे की ग्रोथ के लिए, ब्रेन के ग्रोथ के लिए। एक और प्रोडक्ट है जो बच्चों के बीच में बहुत भयंकर पॉपुलर है, हम भी यूज करते हैं। अच्छा। मैगी। हर बच्चा मतलब हफ्ते में 3-4 मैगीज तो खा ही जा रहा है। कितना, देखो, रोक तो नहीं सकते मैगी को। देखो, हाँ, मैगी वाले हमारे पे केस कर सकते हैं। मैगी का सर टेस्ट ही अलग है। मतलब वो बचपन से मैगी के कंपटीशन में कितने सारे नूडल्स आए हैं, बट मैगी भी जैसा कुछ नहीं है। तो अगर मुझे इतना अच्छा लगता है तो मैं कबीर को कैसे ही रोक दूं। लेकिन हाँ, मैं ऐसे नहीं है कि मैं रोज मैगी खाता हूँ, मैं कभी 10 दिन 15 दिन में शायद कभी एक बार खा लेता हूँ, बट बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। देखो, बीच में ये भी आया था, इसमें लेड है, हाँ, ये है, वो है, एक ऐड भी आई थी कि ये पाए। सेफ मैगी है। हाँ, तो उससे पहले अनसेफ दे रहे थे, ऐसा क्यों बोला ये सेफ मैगी है। तो हम नहीं रोक पाए। बेसिकली कुछ कुछ फूड प्रोडक्ट्स में ना कुछ हमारे टेस्ट बड ट्रिगर्स होते हैं। सो वो हमारे को हैबिचुएट कर देते हैं। सो आइडियली हमें उन चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे सोडा भी, कोक भी। तो अगर हम एक बार पीते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें दोबारा पीना है ना। जैसे हमारे ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, एक रिवॉर्ड सेंटर, एक पनिशमेंट सेंटर। तो जो चीजें रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करती हैं, फीलिंग ऑफ वेलबींग देती हैं, बहुत लोग कहते हैं ना, सांझ पके सो मीठा होए, जो रेडी टू ईट है, मतलब कुछ तो झोल कुछ तो है, आराम आराम से पकेगा तो शरीर को अच्छा लगेगा। बहुत मजा आ रहा है सर आपसे बात करके, लेकिन मुझे पता है आपके समय की एक बहुत बड़ी पाबंदी है, क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारी जिंदगियां हैं। मुझे आज सर से बात करके इतना अच्छा लगा, इतना सारा कुछ हमने बच्चों के लाइफस्टाइल को लेकर के, उनके केयर को लेकर के जाना, किस तरह की वैक्सीन लगानी है, किस तरह की नहीं लगानी है। आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगे, आप जब इसे पूरा देखें। और अगर इस वीडियो को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। जहां तक संभव हो सकेगा मैं अभी तक करता आया हूं, आगे भी आपको रिप्लाई करता रहूंगा। आप सब लोगों ने हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया है, उसका नतीजा है कि आज हम एक अच्छे कंज्यूमर बेस पे खड़े हैं, और उम्मीद करता हूं कि हम आगे भी इसको बढ़ोतरी में ही देखेंगे। मैं हमेशा से आप सब लोगों का बहुत आभारी रहा हूं कि आप सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे बोलने के तरीके को पसंद करते हैं, और मैं आगे भी आभारी रहूंगा। और मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को आगे शेयर कीजिए, ताकि आगे और दूर तक ये बात जा सके। जो हमारी बातचीत है, हमें भी थोड़ा और प्रोत्साहन मिलेगा इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि अब हम स्पॉटिफाई पे उपलब्ध हैं। आप स्पॉटिफाई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे सारे पॉडकास्ट को सुनने का आनंद स्पॉटिफाई पे ले सकते हैं। इसी के साथ में हम आज का ये पॉडकास्ट खत्म करना चाहते हैं, और मैं आज्ञा चाहूंगा आप सब लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।